सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। इस स्टोरी को इतना प्यार देने के लिए आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। सभी को अनामिका के बारे में पता चलना सीता जी के आंसू। अब आगे अंडर्स को मुंबई राजवंश पैलेस स्टडी रूम में इस वक्त अशोक जी, दिग्विजय जी, संजय और अक्षत मौजूद थे। अक्षत सबसे बड़ा भी था और बिजनेस भी संभाल रहा था, तो इम्पोर्टेंट मैटर्स में उसका इन्वॉल्व होने भी जरूरी था। और इस समय की बात अनामिका को लेकर थी। दिग्विजय जी ने रोबदार आवाज में अशोक जी से कहा, कहो अशोक, क्या बात है? तुम्हें क्या बताना था अनामिका के बारे में? अब सबका ध्यान अशोक जी के तरफ शिफ्ट हो गया। सबका ध्यान खुद पर देखकर अशोक जी ने लंबी गहरी सांस ली और कहा, मैंने आप लोगों को प्रिंसेस के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो अभी तक नहीं बताए हैं, जो जानना बहुत जरूरी है। क्या बात है डैड? प्रिंसेस के बारे में सब ठीक तो है अंडस को ना? अक्षत अपने डैड को इतना सीरियस देख थोड़ा परेशान हो गया। सबके चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। अशोक जी ने कुछ पल रुककर जवाब दिया, प्रिंसेस के बॉडी में खतरनाक जहर मौजूद है जिससे उसकी जान को खतरा है। उसके बाद सुकर सभी के होश उड़ गए। एक पल के लिए तो जैसे सबको ये बात प्रोसेस करने में लगी कि जहर अंडस को। दादाजी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने चिंता से कहा, जहर? ये तुम क्या बोल रहे हो अशोक? अक्षत ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां बना ली थी। उसके आसपास का और बेहद खतरनाक हो गया था, जो सब ने बखूबी महसूस कर लिया था। अक्षत ने गंभीर आवाज में कहा, डैड पूरी बात बताइए। उसने अनामिका को अपने बहन के रूप में पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था, दिल से। घर की एकलौती प्रिंसेस के रूप में जो वो थी, वो किसी भी कीमत पर उस पर एक आंच तक नहीं आने देगा। अशोक ने खुद को शांत करते हुए कहा, जब हम हॉस्पिटल एडमिट थे तब अनामिका भी हमें बचाते वक्त बेहोश हो गई थी। तभी हॉस्पिटल में चेकअप के समय डॉक्टर राणा को कुछ सिम्पटम्स मिले थे। रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने बताया कि अनामिका के बॉडी में खतरनाक जहर पाया गया है, जो उसे 5-6 महीने पहले से दिया जा रहा। वो कहते कहते रुके, क्योंकि उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। पूरी बात बताइए भाई, संजय ने उनके रुकते ही कहा। उन्होंने भी अनामिका को अपनी बेटी मान लिया था। उसके आने से घर में रौनक आ गई थी। वो उसको तकलीफ में नहीं देख सकते थे। संजय जी थोड़े इमोशनल टाइप के पसंद थे। अशोक जी ने आगे बताना शुरू किया, इसलिए मैंने शुरू से ही प्रिंसेस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाना शुरू कर दिया था कि इतनी छोटी बच्ची को कौन आखिर इतना खतरनाक जहर दिया है। और डॉक्टर के अकॉर्डिंग ये कोई आम जहर नहीं है, इसे खास ऑर्डर देकर किसी खास जगह से बनवाया गया है। और आज ही मुझे प्रिंसेस के बारे में बहुत से बातें पता चली है। अशोक जी ने सभी की तरफ देखा और अब उनके चेहरे पर बहुत ही कोल्ड एक्सप्रेशन थे। उन्होंने आगे कहा, प्रिंसेस को पूरा नाम अनामिका राठौर है। राठौर परिवार की इकलौती बेटी और बचपन से लेकर आज तक जो भी राठौर परिवार में आने के बाद अनामिका के साथ कैसा बर्ताव किया जाता था, सब कुछ उन्होंने बताया। और ये भी कि शिमला में कियारा और अनामिका का झगड़ा हुआ था, जिसमें कियारा ने जानबूझकर अनामिका को पहाड़ी से धक्का दिया था और सारा इल्जाम अनामिका पर लगा दिए। उसके फैमिली में उसके दादा दादी को छोड़कर किसी ने भी उसे ढूंढने तक की जहमत नहीं उठाई, जैसे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। इतना कहकर वो चुप हो गया। पूरे स्टडी रूम में सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। सबके दिमाग में यही चल रहा था कि कैसे कोई माँ बाप अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकता है। अक्षत ने कसकर अपनी मुट्ठी बनाए हुए थे, उसका चेहरा नीचे था। उसे उन लोगों पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कितने घटिया लोग हैं। उसने हल्के से अपनी नजरें उठाए जो बिल्कुल लाल थे। वही हाल वहां मौजूद सबका था। कोई परिवार इतना घटिया कैसे हो सकता है? संजय जी ने गुस्से से कहा। उनके आंखें भीग चुके थे। और वो लोग इतना गिर चुके हैं कि उस बच्ची को एक चलबाज लड़की के लिए मरने तक पर तुल गए हैं। दिग्विजय जी ने गुस्से से अपनी छड़ी पटकी। उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसके चेहरे के भाव बेहद गंभीर। अक्षत जो गुस्से से कांप रहा था, उसने कहा, उन लोगों की यह हिम्मत, उन्होंने हमारी प्रिंसेस को कितनी तकलीफ दी है। मैं उन लोगों को बर्बाद कर दूंगा। अभी नहीं अक्षत, अभी नहीं। ये सभी समय नहीं है। हमें पहले प्रिंसेस को ठीक करना होगा। उसकी सुरक्षा करनी होगी। अब वो हमारी जिम्मेदारी है। मैं अपनी बच्ची को परेशानी नहीं होने दूंगा। दिगंबर जी ने कहा, वो चाहते तो राठौड़ परिवार को अच्छा सबक सिखा सकते थे, लेकिन उनके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। अशोक जी ने कहा, डैड हमें प्रिंसेस का ट्रीटमेंट करवाना होगा पहले। उसके शरीर में अब भी जहर मौजूद है जो उसे नुकसान पहुंचा सकता है। तुम ठीक कह रहे हो। इतना सब जाने के बाद अब किसी का कुछ बोलना का मन नहीं था। सबके मन में बस अनामिका ही चल रही थी। कुछ देर बाद
अनामिका के कमरे में कोई अंदर आता था और एक तक अनामिका को देखने लगता था। ये सीता जी थी जिनकी आंखों में बेहिसाब आंसू थे। वो अनामिका के पास बैठकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगी। बहुत तकलीफ सही है ना लाडो आपने, पर अब मैं आपको कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी, आपको कुछ नहीं होगा। उनके आंखों से एक कतरा आंसू अनामिका के हाथ पर गिरा। सीता जी ने भावुक होते हुए कहा, आप अब मेरी बेटी है, मेरी लाडो है, मैं आपकी माँ हूँ। सिर्फ कहने के लिए नहीं कहा, मैंने आपको अपनी बेटी, जब आपके इस प्यारे से मासूम चेहरे को मैंने पहले बार देखा था ना अंडरस्को, तभी मैंने आपको अपनी बेटी मान लिया था, मेरी बच्ची। अनामिका के छोटे से हाथ को अपने गालों पर रख लिए। कुछ समय पहले जब वो स्टडी रूम में अशोक जी को बुलाने आई थी, तभी अनामिका के बारे में सारे बातें उन्होंने सुन ली। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। उनका दिल दर्द करने लगा। वो बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को कंट्रोल में किए हुए थी और सीधे अनामिका के रूम में आ गई। उनका मन बहुत बेचैन हो रहा था। इन सभी बातों को याद कर सीता जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने प्यार से अनामिका के माथे को चूम लिया। कुछ देर उसका चेहरा देखने के बाद वो चली गई। डोर के बंद होने की आवाज सुनकर अनामिका की आंखें धीरे से खुली और उसके नजरें दरवाजे की तरफ टिक गई। सीता जी के आहत सुनकर और उनके रोने की आवाज सुनकर उसकी नींद उड़ गई थी। अनामिका उठकर बैठ गई और शांत आंखों से बालकनी की तरफ देखने लगे। फिर उसने एक नजर उन आंसुओं को देखा जो सीता जी के आंख से उसकी हथेली पर गिरे थे। उसने साइड में तकिए के नीचे रखा हुआ अपना लैपटॉप ऑन किया, जिसमें स्टडी रूम के फुटेज चल रहे थे। इसका मतलब है कि उसने सीसीटीवी कैमरा हैक कर लिया था और वहां हुई सारी बातें सुन ली थी। वो जंत थी, उसके बॉडी में वो जहर अब भी मौजूद है। उसने लैपटॉप वही साइड में रखा और कुछ सोचने लगी। शाम का वक्त, दिग्विजय जी और कल्याणी जी दोनों बगीचे में बैठे चाय के चुस्कियां ले रहे थे। सीता जी भी वही थी और वो लोग कुछ बातें कर रहे थे। तभी उनकी नजर सामने से आ रही अनामिका पर पड़ी। शायद वो सीता जी को ढूंढ रही थी। उसे देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अचानक ही उन सभी की मुस्कान गायब हो गई और सभी के चेहरे के भाव बिगड़ गए। तभी सीता जी जोर से चिल्लाए, लाडू, अंडस्को, क्या हुआ अनामिका को? क्या अनामिका पर आई है कोई मुसीबत? क्या चल रहा है दिगंबर जी के दिमाग में? क्रिटिकल कंडीशन, एक नई सफर की ओर। मुंबई हॉस्पिटल आईसीयू के बाहर गहरा सन्नाटा पसरा था। दादा, दादी और सीता जी एक अनकहे डर से घिरे हुए खामोश बैठे थे। दीवारों पर टिकी घड़ी की टिक टिक हर किसी के धड़कनों से होड़ ले रही थी। वार्ड के अंदर अनामिका नाजुक हालत में एडमिट थी। कुछ वक्त पहले जब अनामिका सीता जी की ओर बढ़ रही थी, तभी अचानक बीच में ही वो बेहोश होकर गिर गई। अनामिका को बेहोश देखकर सभी बहुत ज्यादा घबरा गए। सीता चीख पड़ी थीं और बिना देर किए दादी जी उसे गोद में उठा के अंदर हॉस्पिटल के तरफ भागे। उनको शायद अंदेशा था कि क्यों अनामिका बेहोश हुई, पर पूरी कंडीशन उन्हें नहीं पता थी। खैर, कुछ ही देर में राजवंश मेंशन से गाड़ियां तेजी से अस्पताल की तरफ चल दी। सीता जी बस अनामिका को होश में लाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उनके आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे। अभी सब वार्ड के बाहर मौजूद थे। सिर्फ सीता जी के सिसकियों की आवाज आ रही थी। कल्याणी जी वही बगल में बैठी उन्हें संभाल रही थी, हालांकि उनकी खुद की आंखें भीगी हुए थे। तभी वार्ड का दरवाजा खुला और डॉक्टर सार्थक, जो उनके फैमिली डॉक्टर थे, वो गंभीर चेहरा के साथ बाहर आए। दादाजी ने तुरंत उनके सामने जाकर अनामिका के कंडीशन के बारे में पूछा। अब प्रिंसेस कैसी है? उन्होंने चिंता से कहा। डॉक्टर सार्थक अंडरस्कोर, जिन्हें पहले ही अनामिका के कंडीशन के बारे में सब पता था। अशोक जी ने पहले ही सब एक्सप्लेन कर दिया था उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, अंकल, प्रिंसेस फिलहाल तो अभी खतरे से बाहर है, लेकिन मुझे उसके कंडीशन को लेकर आपसे कुछ बातें करनी है। केबिन में चलकर बात करते हैं। सीता जी ने आगे आते हुए कहा, सार्थक, मेरी बच्ची ठीक तो है ना? कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? उनका सवाल सुन डॉक्टर सार्थक ने कुछ पल उन्हें देखा और फिर गहरी सांस लेकर कहा, वो अभी फिलहाल ठीक है। उन्होंने उनकी हालत देखकर फिलहाल उन्हें कुछ बताना सही नहीं समझा। उन्होंने सीता जी को देखा और कहा, भाभी, पहले आप खुद को संभालिए। क्योंकि सीता जी की भी हालात कुछ ठीक नहीं थी। वो लगातार रो रही थी। ऐसे में उनकी हेल्थ पर असर पड़ता। अभी फिलहाल प्रिंसेस अंडर ऑब्जर्वेशन में है। कुछ देर बाद उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा, तो तब आप उसे मिल सकती है। इतना कहकर उन्होंने कुछ बातें कहीं और सीधे केबिन की तरफ चले गए। केबिन के अंदर माहौल बहुत गंभीर थे, क्योंकि अशोक जी भी वहां पहुंच चुके थे। केबिन में माहौल और भी भारी था। अशोक जी की पैनी निगाहें डॉक्टर
सार्थक की ओर थीं, और जैसे कमरे का टेम्परेचर गिरता हुआ महसूस हो रहा था सार्थक को। उन्होंने पहले तो अपना गला साफ किया, क्योंकि सामने अशोक जी उन्हें खा जाने वाले नजरों से घूर रहे थे। तभी दादाजी ने चुप्पी तोड़ते हुए गंभीर आवाज में कहा, प्रिंसेस की कंडीशन के बारे बताओ। उनके बात सुन सार्थक भी गंभीर हो गए। उन्होंने एक लंबी सांस ली और सीरियस टोन में कहा, मुझे अनामिका के रिपोर्ट्स पहले ही अशोक ने सेंड कर दिए थे। सार्थक ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, प्रिंसेस की कंडीशन उस जहर से बिगड़ती जा रही है, अगर जल्दी से एंटीडोट नहीं दिया गया तो। इतना कहकर वो रुक गए। अशोक जी ने बेचैनी से पूछा, तो क्या? उनका दिल बैठा जा रहा था। अभी तो अनामिका उसे मिली ही थी, वो उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। सार्थक ने उसकी बेचैनी और चिंता को समझ रहे थे, फिर भी उन्होंने एक डॉक्टर होने के नाते कहा, उद्धरण चिन्ह डॉट, तो बात उसकी जान पर आ जाएगी। कहकर वो चुप हो गए। उसके बाद सुन दादाजी के माथे पर बल पड़ गया। अशोक जी ने सर्द आवाज में कहा, तुम्हारे हिम्मत कैसे हुए ऐसी बात करने की? उसका दिमाग खराब हो रहा था ये बात सुनकर। कमरे का टेम्परेचर सार्थक को गिरता हुआ महसूस हुआ। कहीं ये आदमी उसकी जान ही न ले ले। हल्की अनामिका की कंडीशन का अंदाजा था उसे, पर वो उसे किसी भी कीमत पर खोना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। दादी जी ने उन्हें शांत किया और सार्थक से पूछा, तुम हमें ये बताओ कि वो एंटीडोटे कैसे मिलेगा? तुम्हें किसी भी कीमत पर प्रिंसेस को ठीक करना होगा। इसके बाद डॉक्टर सार्थक ने कुछ बातें बताई, जिसके बाद वो लोग बाहर अनामिका के वार्ड की तरफ आ गए। अक्षत और ईशान भी वहां पहुंच चुके थे। जैसे ही उन्हें पता चला वो सारा काम छोड़कर सीधे हॉस्पिटल आ गए। अनामिका को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था और इस समय वहां कल्याणी जी और सीता जी मौजूद थे। पहले से अनामिका को इस हालत में देखकर उनकी सांसें अटक सी गई थी। उन्होंने सोचा तक नहीं था कि वो अपने उसे इस हालत में बेजान पड़े देखेंगे। दादाजी ने उन्हें सिचुएशन एक्सप्लेन कर दी थी। सभी के चेहरे पर चिंता के भाव उमड़ आए। सीता जी तो तब से रोई ही जा रहे थे। बहुत मुश्किल से उन्हें अशोक जी ने शांत कराया। अनामिका यही हॉस्पिटल में ही कुछ वक्त के लिए रहने वाली थी। वही कुछ देर बाद दादाजी ने सबको देखते हुए गंभीर आवाज में कहा, मुझे आप लोगों से प्रिंसेस के बारे में कुछ बात करनी है। सभी ने उनके चेहरे पर गंभीर भाव देखे थे। तो जरा कोई इंपॉर्टेंट बात होगी, इसलिए सभी दादाजी के तरफ देखने लगे, क्योंकि वो इस वक्त बहुत सीरियस थे। उन्होंने सभी की तरफ एक नज़र डाली और अनामिका के सिचुएशन के बारे में सबको एक्सप्लेन किया, जिसे सुनकर दादी जी और सभी के होश उड़ गए। सीता जी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। दादाजी ने आगे कहा, एक हफ्ते बाद वो अनामिका को लेकर अस जा रहे थे। क्योंकि यहाँ इंडिया में उस एंटीडोट का मिलना इम्पॉसिबल है, इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि वो अनामिका के लेकर अस जाएंगे। आगे की ट्रीटमेंट वही होगी। उनकी बात सभी को सही लगी। इस समय उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट अनामिका थी। सीता जी ने भावुक होते हुए कहा, पापा मैं भी अपने बच्ची के साथ ही जाऊंगी। अब मैं एक पल के लिए उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। कुछ देर ऐसे ही बात करने के बाद सबने फैसला किया कि सभी अस जाएंगे। पहले अम्मिका की ट्रीटमेंट के लिए और दूसरा उन्हें अपने सोर्सेस से पता चला था कि कुछ लोग अनामिका को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उसका यहाँ रहना सेफ तो बिल्कुल नहीं। राजवंश के बिजनेस अस में भी थे, तो अक्षत ने डिसाइड किया कि अब वो वहीं से कंटिन्यू करेगा। कुछ दिन पहले ही वो लोग अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करने के लिए अस जाने का सोच रहे थे, तो अब कोई प्रॉब्लम भी नहीं थे। कुछ देर बाद सभी अनामिका को देखकर उसे रेस्ट करने के लिए छोड़ बाहर चले गए। सीता जी और दादा दादी सुबह से वही थे, उन्हें भी आराम की जरूरत थी, तो अशोक जी ने उन्हें घर भेज दिया। सीता जी जाना तो नहीं चाहती थी, फिर भी अशोक जी के कहने पर वो चली गई। बाकी अशोक जी सार्थक के पास कुछ चीजें डिस्कस करने के लिए चले गए। अक्षत और ईशान अनामिका के वार्ड में थे। ईशान कुछ देर रुकने के बाद कुछ हल्का खाना लेने चला गया और अक्षत वार्ड में ही था। वो प्यार से अनामिका का सिर सहला रहा था। उसने कहा, जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालात हुई है, उसे भी इसकी आंचे कीमत चुकाने होगी। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने झुककर अनामिका के सर पर हल्की से किस के और फिर वार्ड से बाहर चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद ही अनामिका ने अपनी आंखें खोली और आराम से उठकर बैठ गई। हालांकि उसकी बॉडी हल्का पेन कर रही थी, पर फिर भी उसने अपने चेहरा पर कोई भाव नहीं आने दिया। वो कब का जाग गई थी और उसने सारी बातें सुन ली थी। उसने हेडरेस्ट से अपना सिर टिका दिया और कुछ सोचने लगी। अचानक ही उसके चेहरे पर अजीब से स्माइल आ गए, जैसे वो यही तो चाहते थे। अब इसका क्या मतलब था ये तो बाद में पता चलेगी। ऐसे ही देखते 10 दिन बीत गए
और आखिर 10 दिन पूरे हो गए। इन 10 दिनों में अनामिका ने सच में ये महसूस किया कि एक परिवार होता कैसा है, क्योंकि इन 10 दिनों में किसी ने भी उसे अकेला नहीं छोड़ा था और अब वो बिल्कुल ठीक थी। और अशोक जी ने भी सारे इंतजाम कर दिए थे। वो लोग डायरेक्ट यहाँ से जाने वाले थे अपनी प्राइवेट जेट से। सारी पैकिंग वगैरह हो चुकी थी। हल्की वा पर भी उनका खुद का मेंशन था, तो चीजों की कमी नहीं थी। खैर इस समय अनामिका के वार्ड में आरव मौजूद था, तो अपनी जोक्स से अनामिका को हंसा रहा था, जिसे अनामिका भी एंजॉय कर रहे थे। इन दिनों उसके सभी भाई उसके लिए कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव हो गए थे। उसके कुछ बोलने से पहले ही वो लोग उसकी हर एक विश पूरी करने के लिए रेडी रहते थे। तभी वार्ड का दरवाजा खुला और अक्षत और अशोक जी अंदर आए। अक्षत ने आते ही झट से पहले अनामिका को अपनी गोद में उठा लिया और पीछे खड़े अशोक जी ना मुंह देखने लायक था। उन्हें अपने बेटे से ही जलन हो रहे थे। उन्होंने प्यार से अनामिका के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कैसे है आप प्रिंसेस? अनामिका ने वैसी हल्की कमजोर आवाज में कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ डैड, और हल्का सा मुस्कुरा दी। अक्षत ने कहा, लेट्स गो प्रिंसेस, और उसे लेकर सभी वहां से निकल गए। अनामिका को पहले ही सीता जी ने तय कर दिया था और वो बिल्कुल डॉल जैसे लग रही थी। कुछ देर बाद उनकी गाड़ियों का काफिला निकला। अनामिका बीच वाले कार में थी। सीता जी और दादा और दादी डायरेक्ट मेंशन में कुछ चीजें सेटल करके जाएंगे। आरव और वेद यही रहने वाले थे कुछ दिन उनकी स्कूल के कारण, और ईशान के फुटबॉल कंपटीशन था, इसलिए उसे जाना पड़ा। वो जाना तो नहीं चाहता था, पर अनामिका के कहने पर उसे जाना पड़ा। अनामिका नहीं चाहती थी कि वो अपना इतना इम्पोर्टेंट दिन मिस करे। कुछ देर बाद अनामिका सीता जी के गोद में सर रखे हुए थी। वो लोग जेट के अंदर बैठ चुके थे। अनामिका भी आंखें बंद किए हुए सुकून से लेटी थी। उसने सीता जी को दिल से अपनी मां मान लिया था। जेट जमीन से धूल उड़ट हुए ऊपर आसमान के तरफ चल दी। अनामिका ने अपनी आंखें धीरे से खोली। उसका चेहरा हद से ज्यादा शांत था, जैसे तूफान के पहले की शांति हो। उसने अपने मन में कहा, मैं जल्द वापस लौटूंगी, सबकी बर्बादी के साथ अपनी बर्बादी का इंतजार करना। उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ चुकी थी। 5 साल बाद, बॉस, यू आर सच अ क्रूल हार्टेड ब्रूटल डेथ। न्यू यॉर्क, मैनहट्टन, रात का वक्त। दूर आसमान में गगनचुंबी इमारतों की चमकती लाइट्स, जो जमीन पर अपनी रोशनी बिखेर रही थी। रात के करीब 2 बज रहे थे। मैनहट्टन के एक सुनसान स्ट्रीट पर, जहां आमतौर पर रौनक होती थी, अब अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। तेज हवा इमारतों के बीच सरसराती हुई दौड़ रही थी, जैसे किसी की वापसी की खबर फैला रही हो। सड़क किनारे लगे हल्की झिलमिलाती स्ट्रीट लाइट्स अपनी पीली झिलमिलाती रोशनी से हल्का उजाला फैला रही थी। लेकिन उस रोशनी में एक परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसकी चाल ऐसी थी जैसे उसे किसी का डर न हो। हर एक कदम पीछे अपनी छाप छोड़ते जा रही थी। एक लड़की सर से पांव तक प्योर ब्लैक आउटफिट में लिपटी हुई। उसके पैरों में सधे हुए कॉन्फिडेंट कदम, चेहरे पर ब्लैक हुडी का गहरा साया, जिससे सिर्फ उसकी ठंडी नीली आंखों की चमक झांक रही थी। हाथ जैकेट की जेबों में छिपे हुए। चलते वक्त उसके चारों ओर की हवा में भी अजीब सा खौफ था। वो किसी तूफान की आहट थी, चुपचाप मगर खतरनाक। स्ट्रीट लाइट की रोशनी उसके चलते हुए जिस्म पर पड़ रही थी, और जमीन पर उसकी परछाई लंबी होती जा रही थी, डरावनी, ठंडी और रहस्यमयी। अचानक पीछे से एक आदमी की आवाज आई, जैसे उसने हद से ज्यादा पी रखी हो। उसके आवाज लड़खड़ा रही थी। उसके कपड़े गंदे थे, आंखें लाल, और शराब की बदबू पूरे माहौल में फैल गई। हे बेबी स्टॉप, उसने बेहूदगी से कहा और उस लड़की के करीब आने की कोशिश करने लगा। उसने उसे इग्नोर किया और आगे बढ़ गई। लेकिन वो विदेशी शराबी आदमी यही नहीं रुका। वो भी उसके पीछे पीछे आने लगा और उस लड़की को चिल्लाते हुए कहा, Hey beautiful, walking alone at night. Dangerous, don't you think? Or are you looking for some company? उस आदमी के शब्द सुन उस लड़की के चलते कदम वही थम गए। उसने हल्के से मुड़कर उस शख्स को देखा, और कुछ पल उसका चेहरा देखने के बाद उसने हल्के से अपनी गर्दन टेढ़ी की और उसके चेहरे पर हल्की से मजाक उड़ने वाली स्मक आ गई। उसने हल्के मगर मॉकिंग टोन में कहा, You think I am weak because I am alone? फिर थोड़ा रुककर, I'll dig your grave with your own bottle. उसने डेंजरस वे में अजीब से टोन में उस शराबी से कहा। उसकी बात सुन वो शराबी, जो नशे में था, गुस्से से पागल हो गया। उसे ये काफी इंसल्टिंग फील हुआ। उसने गुस्से से उस पर चिल्लाते हुए कहा, You little BTCH. Who the hell do you think you are? We broken girls like you. कहकर वो उसकी तरफ अपने हाथ पे पड़ी शराब की बोतल से उसकी तरफ गुस्से से फेंका। लेकिन सामने खड़ी उस लड़की की गहरी ब्लू आइज अब डार्क होने लगी थी।
उसने बिना किसी एफर्ट के उस बोतल को पकड़ लिया जैसे ये कोई बच्चों का खेल हो। अंडरस्को TCH 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 रॉन्ग मूव उद्धरण चिन्ह। बस अचानक से उस सर्बी के चिल्लाने की आवाज आई, वक्त जैसे थम सा गया, क्योंकि उस लड़की ने उसी बोतल से उस सर्बी के सर पर दे मारा, जिससे उसके सर से खून पानी की तरह बहने लगा। वो अपना सर पकड़े गुस्से से सामने खड़ी उस पतली दुबली लेकिन कहाट्रैंक लड़की को देख रहा था, जो धीरे धीरे उसके करीब बढ़ रही थी। उसकी हर चाल में अजीब सा खौफ मौजूद था, जिससे उस आदमी को कांपने पर मजबूर कर दिया। वो धीरे से उसके नजदीक आए और अपने पंजों के बल बैठे कर उसने बिना किसी रहम के उस आदमी के बालों को पकड़ा और वैसे ही खड़ा किया, जिसे उस इंसान की एक दर्दनाक चीख उस सुनसान सड़क पर गूंज उठी। उस लड़की के बस नीली आंखें ही देख रही थे, क्योंकि फेस मास्क से कवर था, और फिलहाल तो उन आंखों में अभी कोई इमोशन नजर नहीं आ रहे थे। उसने झटके से उस आदमी के सर को बेरहमी से पास के ही खंभे की तरफ दे मारा, और बस उस शराबी को चीखने तक का मौका नहीं मिला, और ऑन द स्पॉट उसकी वही डेथ हो गई। और सामने वो लड़की बिना किसी भाव के उस इंसान के डेड बॉडी को देख रही थी। वो ऐसे खड़ी थी जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो कि अभी अभी उसने किसी का बेरहमी से कत्ल कर दिया। न कोई डर, न कोई जज्बात। उसने सर्द आवाज में उस बॉडी को देखते हुए कहा, सी यू सून इन हेल। उसके फेस पर एक एविल स्माइल आ गई। उसने आराम से अपने पॉकेट से फोन निकला और एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ 2 रिंग जाने पर किसी ने फोन उठाया, और उधर से कोई कुछ कहता उससे पहले ही उस लड़की ने अपनी सर्द आवाज में ऑर्डरिंग टोन में कहा, कम विद इन अ मिनट। इतना कर उसने फोन कट कर दिया। वही कुछ देर बाद ही वहां एक ब्लैक रोल्स रॉयल आकर रुकी। उसके पीछे 3 बोगटी भी रुकी, जिसमें से बहुत सारे गार्ड्स बाहर आए और सर झुकाकर खड़े हो गए। पीछे वाले से एक 24-25 साल का लड़का जल्दी से बाहर आया और तुरंत उसके सामने जाकर बिल्कुल स्ट्राइट खड़ा हो गया और कहा, बॉस कार रेडी है। उसकी टोन बिल्कुल रोबोटिक साउंड कर रही थी। नजरें अब भी नीची थी, क्योंकि सामने खड़ी लड़की भले ही उम्र में उससे छोटी हो लेकिन थी बहुत खतरनाक और क्रूर। उसकी बात सुन उस लड़की ने बिना किसी रिएक्शन के बस सर हिला दिया और रॉयल कार की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, क्लीन दिस मेस, और सीधे अपनी कार की तरफ चल दी। पीछे खड़ा असिस्टेंट, जो अब तक अपनी सांसें रोके खड़ा था, उसने तुरंत सामने पड़े डेड बॉडी को देखा और अफसोस से अपनी आंखें बंद कर ले। पता नहीं क्यों लोग इस डेविल को ट्रिगर करते हैं, शायद उन्हें नर्क में जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी होगी। अर्जुन ने मन में सोचा, और एक बार तो उसकी बॉडी को देखकर वो भी कांप गया, क्योंकि सामने पड़ी बॉडी का सर इतनी जोर से उस खंबे पर मारा गया था जिससे उसका सर फट गया था। कोई नॉर्मल इंसान देखे तो सच में वो बेहोश हो जाए। बॉस, आप सच में क्रूल हैं। उद्धरण चिन्ह कहकर उसने मुड़कर एक बार जाती हुई उस लड़की को देखा, जिससे बड़े बड़े लोग भी सामने खड़े होने से डरते थे। अर्जुन ने तुरंत एक गार्ड को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, जिसके बाद कुछ ही मिनटों में उस बॉडी का नमो निशान वहां से हट गया, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। कुछ ही देर में सारी गाड़ियों का काफिला वहां से गायब हो गया। वहीं न्यूयॉर्क के सड़कों पर एक रोल्स रॉयल कार तेजी से आगे बढ़ रही थी, जिसके अंदर वही लड़की बैठी थी। कुछ देर बाद उसकी कार एक बहुत ही लग्जूरियस रेजिडेंशियल एरिया में एंटर करती है। कुछ देर बाद उसकी कार एक लग्जूरियस पैलेस के डोर से एंटर करती है। अंदर एंटर करते हैं एक बड़ा सा फाउंटेन बीच में था और दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे। हर तरफ खूबसूरत लाइटिंग की हुई थी। प्योर मार्बल से बना वो डार्क विला खूबसूरत होने के साथ डेंजरस वाइब भी दे रहा था। हर तरफ स्पेशल ट्रेंटेड गार्ड्स मौजूद थे। सभी के यूनिफॉर्म पर एआर का यूनिक डिजाइन का सिंबल था, जिसमें टाइग्रेस के खास झलक थी। सभी बॉडीगार्ड्स बहुत है स्ट्रांग और वेल ट्रेनेड थे, जो अकेले ही 50 लोगों को ऐसे है संभाल सकते थे। तभी एक बॉडीगार्ड जल्दी से सामने आया और कार के बाहर खड़ा हो गया। तभी उस कार के अंदर से 2 पतले पैर बाहर आए। उस लड़की के निकलते ही सभी ने सम्मान से अपनी सर झुका लिया। कार को ऐसे है चोर वो सीधे अंदर पैलेस की तरफ चली गई। उसका और इतना डेंजरस था कि किसी की नजरें तक उठाने की हिम्मत नहीं थी। कुछ ही देर बाद वो अपने लग्जूरियस रूम में एंटर हुई। उसके अंदर आते ही लाइट्स खुद व खुद ऑन हो गई। पूरी रूम का दम चाकल ब्लैक एंड ग्रे कॉम्बिनेशन का था। उसने अपने जैकेट उतरी और सीधे काउच पर बेतरकीबी से फेंक दी, और मिरर के सामने खड़े होकर कुछ पल अपना चेहरा देखा जो मास्क से कवर था। उसने हल्के से अपना मास्क उतारा और एक चेहरा सामने आया। ये कोई और नहीं बल्कि अनामिका थी, अनामिका राठौर, जो वक्त के साथ और भी खूबसूरत हो गई थी। बड़ी बड़ी घनी पलकें, छोटा सा खूबसूरत चेहरा, परफेक्ट ग्लॉसी लिप्स, बॉडी ऐसी कि बड़े बड़े मॉडल को भी पीछे छोड़ दे।
खूबसूरती ऐसी जिसका कोई जवाब नहीं, कोई देखे तो नजरें हटाना मुश्किल हो जाए, और उस पर लंबी रेशमी बाल जो कमर तक लहरा रहे थे, और सभी पर चार चांद लगाती उसकी डीप ओशन ब्लू आइज जिसमें कई राज दफन है। उसकी आंखों अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गई है, जिसमें कोई इमोशन नहीं थे। वो एक तक अपने चेहरे को देखती रही। उसके चेहरे पर कुछ खून के चिन्ह पड़े थे, वो अलग ही खतरनाक वाइब दे रहे थे। अचानक ही उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट तैर गई। आवाज अंडरस्को नीचे, रॉबर्ट गन शॉट गोइंग टू इंडिया। अब आगे न्यूयॉर्क। एक ऊंची बिल्डिंग के मीटिंग रूम में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। सामने हेड चेयर पर अनामिका आराम से बैठे हुए थी। उसके फेस पर मास्क था, और ठीक उसके बगल में अर्जुन खड़ा था। उसके गहरी नजरें रॉबर्ट पर टिकी हुए थे, जैसे अंदर थक झक रही हो। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उन लोगों को क्यों यहाँ बुलाया गया है, लेकिन पूछने की हिम्मत किसी ने नहीं की। रॉबर्ट विल्सन के चेहरे पर ठंडे पसीने के बूंद आ गई, लेकिन फिर भी अपने आप को काम रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। अनामिका के फेस पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई, जो मास्क के पीछे छुपे हुए थे। रॉबर्ट एक मक्कारी भरी मुस्कुराहट लिए कहा, आई होप वी कैन स्टार्ट अ फ्रेश टुडे। मर्जर के डॉक्यूमेंट्स फाइनलाइज्ड हैं, बस आपकी सिग्नेचर बाकी है। रॉबर्ट के मुस्कुराहट एक अनामिका ने कुछ पल उसे देखा, फिर वी टेबल पर रखे अपने पेन को घुमाते हुए कहा, डॉक्यूमेंट्स पढ़े मैंने, लेकिन जब पार्टनर ही असली न हो तो डील असली कैसे हो सकती है मिस्टर विल्सन। रॉबर्ट की मुस्कुराहट एक पल के लिए फीकी पर जाती है, जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। उसने कंफ्यूजन से कहा, एक्सक्यूज मी, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू इम्प्लाइंग। आराम से चेयर पर लीन होकर कहती है, बहुत कुछ समझने लायक नहीं बचा है रॉबर्ट। अर्जुन आगे बढ़ता है, एक फाइल टेबल पे रखकर उसकी तरफ कर देता है और कहता है, अंडरस्को ट्रेवेना कॉर्पोरेशन के सीईओ कार्टर के साथ की गई तुम्हारी मीटिंग की डिटेल्स, वायर ट्रांसफर्स और लीक स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट्स। रॉबर्ट बिल्कुल शौक रह जाता है। उसके चेहरे पर डर दिखाई देने लगता है, क्योंकि वो की क्रूलिटी के बारे में अच्छे से जानता था, फिर भी लालच के कारण उसने ये सब किया। लेकिन अब पीछे हटने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि उसके चोरी पकड़ी गई थी। फिर भी गुस्से से कहता है, वेट, दिस इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। तुम खुद को समझती क्या हो? उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और हैरानी भी कि सामने इस छोटी लड़की ने इतना सब कैसे पता लगा लिया, जबकि उसने बहुत सेक्रेटली ये सब किया था। tch. you know what I hate liars। यानी अनामिका ने ठंडी आवाज में कहा, उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह, और तुमने हो वही गलती कर दे, कहकर वो सर्द निगाहों से रॉबर्ट को घूरने लगते हैं। रॉबर्ट गुस्से से डायरेक्ट गुण अनामिका पर गन पॉइंट कर देता है। यू आर फिनिश। हाँ किया मैंने तुझे डबल क्रॉस, क्योंकि जब से तू इस बिजनेस वर्ल्ड में आए हैं तूने मेरा कितना नुकसान किया है, पर अब, कहकर वो हंसने लगा, अब तू बचेगे ही नहीं तो फिर यहाँ मेरा राज चलेगा अंडरस्को। कहकर वो बेवकूफों की तरह हंसने लगता है। अनामिका बिना किसी भाव के उसे देखने लगते हैं। साइड में खड़ा अर्जुन रॉबर्ट को ऐसे देख रहा था जैसे कोई पागल हो, और उसे उसके लिए दया आ रही थी। अब खुद डेविल के सामने उसे ही धमकी दे रहा है। अनामिका ने सर्द आवाज में कहा, आवाज नीचे, रॉबर्ट अपने औकत से बढ़कर काम किया है तुमने। आई हेट चीटर्स, नाउ पे फॉर दिस। कहकर उसने एकदम से अपनी रिवॉल्वर निकाली और डायरेक्ट रॉबर्ट को शूट कर दिया। रॉबर्ट की आंखें खुली की खुली रह गई। उसे समझने का मौका ही नहीं मिला कि अंडरस्को हुआ क्या। गोली, उद्धरण चिन्ह, सीधे उसके सर के बीचों बीच लगी थी। वो किसी टूटे हुए पत्ते की तरफ सीधा चेयर पर गिर जाता है। वहां ऑलरेडी कुछ लोग मौजूद थे। सबकी सांसें रुक जाती है और खौफ भरी नजरों से सामने को देखने लगते हैं। उन्होंने सोच लिया था गलती से भी को कभी धोखा देने का सोचेंगे भी नहीं। अनामिका ने सर्द लहजे के सबको देखते हुए कहा, गैब्बर एक दीमक की तरह होता है, और मुझे गद्दारों से सख्त नफरत है। उसकी बात सुन सबकी के चेहरे पर ठंडे पसीने की बूंद देखने लगी थी। किसी ने अनामिका की तरफ देखने तक की हिम्मत नहीं की। अनामिका चेयर से उठती हैं और बिना किसी को देखे जाते हुए कहते हैं, क्लीन द गार्बेज। अर्जुन गार्ड्स को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और अनामिका के पीछे चल जाता है। अंडरस्को। अनामिका अपने ऑफिस में जाती है। उसका शानदार केबिन सिंपल बट एलिगेंट था। वो सीधे जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं और अपना मास्क उतार देती हैं। अब उसका खूबसूरत सा छोटा सा चेहरा सामने आता है। तभी अर्जुन अंदर आता है और एक पल के लिए अनामिका को देखने लगता है। वो सच में बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल एंजल की तरह, लेकिन जल्दी है होश में आता है और अभी कुछ देर पहले का सीन उसके दिमाग में चलने लगता है।
वो कांप जाता है और मन में कहता है, बस शकल से है मासूम है ये, बाकी तो पूरी डेविल है। कहकर अपना ख्यालों को झटकता है और कामली कहता है, अंडरस्को बॉस, आपके दादाजी का लगातार कॉल्स आ रहे हैं। उसके बाद सन अनामिका बस हम में जवाब देती है और उसे बाहर जाने का इशारा करती है। अर्जुन तुरंत केबिन से बाहर चला जाता है और एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है, हे भगवान कितनी खदुश है ये, स्माइल तक नहीं करती है। उसके बाद अपना फोन निकलता है और के ग्रुप में कुछ मैसेज करता है। आज उस रॉबर्ट ने बॉस को गुस्सा दिलाया और बेचारा भगवान को प्यारा हो गया, कहकर उसने थोड़ा मिर्च मसला लगा के ग्रुप में सेंड कर दिया। दूसरे तरफ से तुरंत रिप्लाई आया, क्या सच में, उसने फिर एक को टपका दिया। एक और, अंडरस्को तू बच के रह। दरअसल अर्जुन अनामिका के साथ पिछले 5 साल से था, उसका इस दुनिया में कोई नहीं था और वो अनामिका के साथ ही रहता था। साई के तरफ कहने को तो वो उससे बड़ा था, लेकिन उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता था, इसलिए बॉस कहता था। अनामिका ने उसे मना किया था पर वो नहीं माना। फिलहाल ये ग्रुप में लोगों के बारे में आगे जानेंगे। अर्जुन ऐसे ही बात करते करते अपने चला गया। अंदर अनामिका जो ग्लास वॉल के सामने खड़ी थी, उसने एक नंबर डायल किया। कुछ रिंग जाने पर तुरंत फोन पिक कर लिया गया, जैसे उन्हें फोन का ही इंतजार था। अनामिका ने शांत आवाज में कहा, दादू। उधर से थोड़ी भावुक आवाज आए, अनु कैसे हैं बच्ची, तू आ रही है ना? जल्दी आ जा बच्चे, तुझे देखे कितने दिन हो गए, क्या तुझे अपनी बूढ़े दादा दादी की याद नहीं आती? अनामिका ने सॉफ्टली कहा, दादू आप जानते हैं न सब कुछ, और कैसे हैं आप, मेडिसिन टाइम पर लेते हैं ना? दादाजी यानी विशंभर राठौर कुछ पल के लिए खामोश हो गए, फिर कहा, सब जानता हूँ, लेकिन अब बस तू जल्दी आ जा। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तेरी दादी भी बहुत याद करती हैं तुझे, और ये भी जब तक तेरा चेहरा नहीं देख लेता मैं कोई मेडिसिन नहीं लूंगा। वो एक जिद्दी बच्चे की तरफ जिद करने लगे। अनामिका ने शांत स्वर में कहा, कल आ रही हूँ मैं दादू, इसलिए आप जल्दी से पहले दवाई खा लीजिए। आप जानते हैं मुझे आपकी हेल्थ को लेकर कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं। विशंभर जी उसके कल आने की बात सुने खुशी से झूम उठे और उनकी आंखें नम हो गई। अंडरस्को सच में मेरी बच्ची, अब तो मैं एक मेडिसिन भी मिस नहीं करूंगा, बस तू जल्दी आ जा। अनामिका ने उनकी खुशी अच्छे से महसूस की। उसने कहा, ठीक है दादू, अब मैं रखती हूँ, और कुछ बात कर फोन कट कर दिया। विशंभर जी से उसने जब वो असाई थी अल्पविराम ए तभी उसने फोन किया था, क्योंकि उसे पता था कि उसके न मिलने पर पिछले जन्म में उसके दादू बहुत परेशान हो गए थे, उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम थी, जिसके बाद वो हॉस्पिटल बेड पर ही रहते थे और बहुत कमजोर हो गए थे। वो अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना चाहती थी वो, इसलिए उसने कॉल करके उन्हें सब कुछ बता दिया था और कहा था कि सबको ऐसा बोलने के उन्होंने अनामिका को हॉस्टल भेज दिया है। इस बेड पर राठौर मेसियोन में बहुत हंगामा हुआ था कि बिना किसी पनिशमेंट और परमिशन के उससे बाहर भेज दिया दादाजी ने। कियारा के जान जाते जाते बची, वही कियार का तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो यही चाहती थी कि अनामिका यहाँ कभी आए ही ना। इन सब चीजों को सोचते हुए अनामिका के फेस पर कोई भाव नहीं थे। उसने पहले से ही सब कुछ प्लान कर रखा था। उसने कुछ सोचा और अर्जुन को बुलाया। अर्जुन कुछ देर में केबिन के अंदर आया तो अनामिका ने उसे कहा, जेट रेडी करो, हम 2 घंटे बाद इंडिया निकल रहे हैं। उसकी बात सुन अर्जुन ने हैरानी से कहा, पर बॉस हम तो कल जाने वाले थे ना? वो कंफ्यूज हो गया। अनामिका ने उसे एक नज़र देखा, उसके नज़रें ही ऐसे थी कि अर्जुन चुप हो गया। उसे कभी कभी समझ नहीं आता था कि ये सामने बैठे लड़की इतना खतरनाक कैसे है। उसके नज़रें ही काफी थी इतना बताने के लिए कि अंडरस्को आगे कोई और सवाल नहीं। अंडरस्को वो तुरंत वहां से निकलकर अपने काम पर लग गया। अगर आज ही इंडिया जाना है तो कुछ चीजें क्लियर करने होगी। बिजनेस वर्ल्ड में ग्लोबल एंट्री प्रोसेस की सेओ के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा है आज तक। कुछ लोगों को छोड़कर ज्यादा लोगों ने उसे देखा है। वो एक मिस्ट्री की तरह है सबके लिए, लेकिन का खौफ इतना है कि लोग उसे दुश्मनी लेने से पहले 100 बार सोचते थे। अंडरस्को क्या होगा अनामिका के इंडिया जाने के बाद? DAR ग्लोबल इंटरप्राइजेज वक्त अंडरस्को कब बदल जाए किसे पता। अब आगे न्यूयॉर्क। अनामिका ने खुद को देखते हुए अपनी शर्ट के बटन्स खोलने शुरू किए। तभी उसे फोन का रिंग सुनाई दी, जो पीछे बेड पर पड़ी थी। उसने मुड़कर देखा, कॉल पर अर्जुन का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने आराम से अपना ब्लूटूथ कनेक्ट किया और बस हम कहा। उधर से अर्जुन की सधी हुई आवाज आई, बॉस उस बॉडी को उसकी सही जगह पहुंचा दी गई है और वो रॉबर्ट विल्सन डील के लिए दुगने प्राइस की डिमांड कर रहा है, और खबर मिली है कि रॉबर्ट हमें डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। आगे क्या करना है?
बॉस, आप कहे तो उसे उसकी सही जगह दिखा दे। अनामिका वैसी अपने शर्ट के बटन ओपन करके क्लोजेट के ओर जाते हुए कहती है, नोट दिस टाइम अर्जुन, शिकार करने का मजा तब आता है जब सामने वाला समझे कि उसने तो शिकारी को चकमा दे दिया है। पर कब वो शिकार बन जाए किसे पता। वेल, कल मीटिंग फिक्स करो और आगे क्या करना है यू नो वेरी वेल। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया और अपने फोन को देखते हुए कहा, कुछ लोगों को अब भी लगता है कि ये बाजी उनके हिसाब से चल रही है, बट अब बाजी कब पलट जाए किसे पता। कहकर वो गुनगुनाते हुए फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर आए, तभी फोन एक बार फिर से बजा। अनामिका ने देखा स्क्रीन पर मां लिखा हुआ शो कर रहा है। नंबर देख उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई है, जैसे उसे पता हो आगे क्या होने वाला है। उसने आराम से फोन उठाया और हल्के आवाज में कहा, मां अंडरस्को। इतना सुनते ही दूसरे तरफ से सीता जी की थोड़ी नाराजगी और हल्के गुस्से भरी आवाज आए, लड्डू कहाँ थे आप अब तक, मैं कब से आपका फोन ट्राई कर रही थी। इतना बसाए है आपकी आपको अपनी माँ से बात करने का टाइम नहीं मिलता। खुद की तो आपको जरा से चिंता नहीं है, और मैंने आपको कितने बार कहा है देर तक काम मत किया करिए, लेकिन नहीं मजाल है जो आप मेरी बात सुन ले। अनामिका ने उन्हें बीच में रोकते हुए शांत आवाज में प्यार से के कहा, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और फोन साइलेंट पर था। सच में मैंने आपको कितने बार कहा है आप इतने देर वेट मत किया करो, सो जाया करो, लेकिन आप मेरी बात सुनते कहाँ है। बात करते हुए वो सामने लगे ग्लास वॉल के पास में आ गई थी। सीता जी ने थोड़े चिंता से कहा, मैंने भी आपको कितने बार कहा है जब तक आपका फोन नहीं आ जाता मुझे नींद नहीं आएगी, चिंता लगे रहती है मुझे। माँ हूँ अपकी समझी आप, और ये बताइए खाना खाया आपने। अनामिका ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लिए जैसे उसकी चोरी पाकड़िए गई हो। उसकी चुप्पी देखकर सीता जी उस पर भड़कते हुए बोली, मतलब अपने खाना तक नहीं खाया है। हे भगवान क्या करूं मैं, इस लड़की का खुद का ध्यान तक रखना नहीं आता, हर समय बस बिजनेस बिजनेस चलता है इसके दिमाग में। आखिर आप इतनी लापरवाही क्यों करती हैं। माँ सॉरी आज थोड़ा लेट हो गया, मैं अभी जाकर खा लेते हूँ, आप चिंता मत करिए और आराम से सो जाए। ओह गुड नाइट माँ। कहकर जल्दी से उसने कॉल कट कर दिया। वो चाहे कितने भी पत्थर दिल हो, पर सीता जी के सामने उसकी एक नहीं चलती थी। उनके डांटने में भी अलग ही प्यार झलकता है, लेकिन फिलहाल उसकी माँ उस पर भड़की हुई थी। अगर उसने कॉल नहीं कट किया होता तो आप उसको बहुत कुछ सुनने को मिलता और आचे क्लास लगती। खैर कॉल काटने ने बाद वो आराम से ग्लास वॉल से सामने फैले अंधेरे को देखने लगे। 5 साल बीत गए थे। इन 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। वो अब पहले जैसे मासूम नहीं रही थी। उसने खुद को पूरी तरह से बदल लिया था और आज वो इतनी कामयाब और पावरफुल थी कि ये उसके सामने बड़े बड़े माफिया तक अपना मुंह खोलने से पहले 100 बार सोचते थे। इन 5 सालों में उसने अपनी बलबूते पर अपना खुद का एम्पायर खड़ा कर दिया था। वो चेहरे पर जो हल्की सी मुस्कुराहट आती थी उसके बस उसके परिवार और कुछ खास लोगों के सामने, बाहर की दुनिया के लिए वो वैसी थी, हार्टलेस जिसके पास दिल नहीं है। खैर उस सन्नाटे को चीरते हुए उसका फोन रिंग किया, जो एक प्राइवेट नंबर से था। उसने बिना देखे फोन कॉल उठाया और कहा, और सर्द आवाज में कहा, बोलो शेरा अंडरस्कोर। सामने से शेरा जो अनामिका के लेफ्ट हैंड था, उसने कहा, बॉस काम हो गया है और राठौर कॉर्पोरेशन के अंदर के हालात फिलहाल कुछ ठीक नहीं है। वो हमारे साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बॉस उन्हें अब तक नहीं पता कि ग्लोबल एंटरप्राइजेस के सीईओ कौन है। सिर्फ इतना जानते हैं कि दुनिया जिस कंपनी से डील करने के लिए तरसती है उसके के सीईओ जल्द ही इंडिया आने वाले हैं, और मीडिया में ये खबर बहुत हाइप पर है। अनामिक ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, वही तो शेरा, असली शिकार तब होता है जब शिकारी दिखाई भी ना दे। फिर थोड़ा रुककर बालकनी के ग्लास पर अपने हाथ से हल्की लाइंस बनाते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, ग्लोबल एंटरप्राइजेज एक नाम नहीं, एक मिथ है, और मिथ्स का दर्द सच्चाई से ज्यादा गहरा होता है। कुछ लोग समझ रहे हैं कि अगर हमसे एक डील मिल गई तो उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, पर उन्हें ये नहीं पता कि उनका फ्यूचर अब मेरे ब्लूप्रिंट में लिखा जा चुका है। शेरा ने कहा, वो खुद हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं भी एक छोटी सी एंट्री मिल जाए इस होप में। मीडिया में तो एंटरप्राइजेज का नाम रोज हेडलाइन में है। अनामिका तीखे स्वर में, नजर रखो शेरा, बस 2 दिन और फिर। इंटर कहकर वो रुक गई, एक अजीब सी हंसी उसको चेहरे पर फैल गई। दूसरे तरफ शेरा के चेहरे पर पसीने की बूंद चलकने लगी। अनामिका ने आगे कहा, लेकिन पहले थोड़ा क्यूरियोसिटी फैला दो कि मैं इंडिया आने वाली हूँ। बस हिंट दो, नाम नहीं, बाकी उनका मीडिया का भूखा दिमाग अपना काम करेगा। शेरा ने कहा, समझ गया बॉस।
और बिजनेस फाइलें, बोर्डरूम प्रेजेंटेशन सब रेडी है। इंडिया वाली कंपनी पूरी तरह लाइनअप और सेट है। अनामिका कोल्ड स्माइल के साथ कहा। गेम शुरू होने वाला है शेरा, लेकिन याद रखना इस बार हर मूव सिर्फ मेरी सोची हुई होगी। और राठौर, उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन होगा, या तो घुटने टेक दे या मिट्टी में मिल जाए, लेकिन मेरे तरीके से, कहकर उसने कॉल कट कर दिया और सामने फैले गहरे अंधेरे की तरफ बिना किसी भाव के देखते हुए कहा, अंडरस्कोर जल्द मुलाकात होगी, कहकर उसका और हद से ज्यादा डार्क हो गया। गंदा खून, गुस्सा और नफरत, बेवकूफ लोग। अब आगे, राजस्थान, राठौर पैलेस। लिविंग हॉल में हंसी की गूंज सुनाई दे रही थी, जैसे किसी बात का जश्न मनाया जा रहा हो। हॉल में बहुत लोग मौजूद थे। कुछ हाई सोसाइटी के औरतें आपस में बातें कर रही थी। तभी उनमें से एक मोटी औरत ने कहा, मिसेस राठौर, आप सच में बड़ी लकी है कि आपकी कियारा जैसे प्यारी बेटी है, जो इतनी टैलेंटेड है और थॉटफुल भी। दूसरे औरत ने कहा, हाँ मिसेस वर्मा सच कह रही है, ये सब तो उनकी किए गई परवरिश का कमाल है। जो इतनी अमेजिंग और खूबसूरत बेटी है आपके पास, मैं दावे से कह सकती हूँ, जिस घर के वो जाएगी ये खुशहाली ही लाएगी। ऐसे ही कुछ चपलूसी भरी बातें कुछ औरतें कियारा के बारे में कर रही थी, क्योंकि उसने एक बड़ी डील राठौर कॉर्पोरेशन को दिलवाई थी, जिसके कारण राठौर परिवार को, स्पेशली राधिका राठौर और राजेंद्र राठौर को बहुत प्राउड महसूस हो रहा था। इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए राजेंद्र ने बस एक छोटी सी पार्टी रखी थी, जिसमें वो लोग कियारा के पहले अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर रहे थे, जिसके गुणगान ये औरतें बाद चढ़ के कर रही थी। क्योंकि भले ही राठौर कॉर्पोरेशन में कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन फिर भी उसका मुकाबला यहाँ मौजूद लोग नहीं कर सकते थे। और कियारा राठौर उनके और दुनिया के हिसाब से राठौर परिवार की इकलौती बेटी थी। सो ऑफ कोर्स अगर उसका रिश्ता यहाँ किसी से जुड़ जाए तो ये फायदे का सौदा है। तभी अचानक सभी का ध्यान सिद्धियों के बीच गया। उसी भीड़ में से किसी ने कहा कि वो देखो कियारा आ गई हैं, तो सब उस तरफ देखने लगे। पार्टी में कुछ बिजनेस पार्टनर मौजूद थे, जिनके साथ उनके बेटे भी आए हुए थे, और सभी राजेंद्र जी से मिल रहे थे। सभी लड़कों की नजर कियारा पर अटक गई थी। सीढ़ियों पर कियारा खड़ी थी, चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत का नकाब ओढ़े, लाइट मेकअप और हल्के पर्पल कलर के गाउन में वो सुंदर लग रही थे, पर उसकी आंखों में घमंड, चालाकी और मक्कारी की ये चमक अगर कोई गौर से देखे तो जरूर दिखाई दे सकती थी, पर यहाँ तो सब एक जैसे ही थे। उसका चेहरा ऐसा था कि कोई भी आसानी से धोखा खा जाए। फिलहाल उसके दोनों तरफ उसके भाई यानी राघव राठौर और रेहान राठौर मौजूद थे, जिन्होंने बड़े प्यार से उसका हाथ थामा हुआ था, जैसे वो कोई नाजुक फूल हो। नीचे सारे गेस्ट सभी कियारा को ही देख रहे थे, जिसे कियारा को अलग ही सुख को मिल रहा था। वाह, ये कितनी सुंदर लग रहे हैं। सच में कियारा सबसे अलग है और कितनी मासूम है। उनमें बिल्कुल घमंड नहीं है और कितनी टैलेंटेड है। कियारा के कानों में भी सभी की बातें घूम रही थी, जिसमें सिर्फ उसका जिक्र था, जिसे उसके फेस पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। उसने मन में कहा, बेवकूफ लोग, मासूम और मैं, सच में। और मन ही मन हंस दी, लेकिन चेहरे अब भी वैसे ही मासूम एक्सप्रेशन थे। प्रिंसेस चले, अंडरस्कोर राघव ने उसका हाथ थामते हुए कहा। उसे अपनी प्यारी बहन से बहुत प्यार था। हो भी क्यों ना, बचपन से ही उससे नाजों से पाला था उसने, उस पर अंधा विश्वास था उसे अंडरस्कोर। वो दोनों भाई उसकी बहुत केयर करते थे। कियारा ने उनकी बात पर हल्के से सर हिला दिया। वो धीरे धीरे नीचे आए और सभी उसे कंग्रेचुलेशन कहने लगे, जिसका रिप्लाई कियारा बहुत अच्छे से दे रही थे। तभी कामिनी उसके पास आए और उसे गले लगा कर कहा, कंग्रेचुलेशन मेरी प्यारी बच्ची। चलो सबसे मिलबती हूँ मैं तुम्हें। उसके बाद वो सबसे कियारा को मिलवाने लगी और सभी उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। बहुत लोगों ने उसे अप्रोच किया। वही दूर से ये सब देख रहे राजेंद्र और राधिका दोनों कियारा के कामयाबी से खुश थे और उन्हें बहुत प्राउड फील हो रहा था। इन गुजरे सालों में घर में किसी ने भी अनामिका का जिक्र तक नहीं किया, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हो दुनिया में। तभी कुछ बिजनेस पार्टनर राजेंद्र जी से कहा, मिस्टर राठौर, क्या आपने वो न्यूज़ देखी ग्लोबल एंटरप्राइजेस की सीईओ इंडिया आने वाली है? सुना है वो बहुत क्रूएल है। जिसे सारे लोग ग्लोबल के बारे में ही बातें करने लगे। तब तक कियारा भी वहां आ चुकी थी। उसने भी ये बात सुन ली थी। राजेंद्र जी ने कहा, हाँ मिस्टर वर्मा, मैंने भी न्यूज़ सुनी है। तभी किसी ने कहा, अगर ग्लोबल के साथ राठौर कॉर्पोरेशन के डील फाइनल करे तो शो बहुत फायदा होगा। ये बात राजेंद्र ने भी सुने। उनके दिमाग में तो पहले से ही ये बातें चल रही थी। उन्होंने कियारा को देखा और कहा, प्रिंसेस, अगर आपको इस कंपनी में इंटर्नशिप भी मिल गई ना, तो आपका करियर के लिए बहुत अच्छा होगा। कियारा ने मन में अलग के खिचड़ी पक रही थी।
उसने कहा, जी डैड, इतनी बड़ी वर्ल्ड वाइड कंपनी के साथ कौन नहीं काम करना चाहेगा। और ये सच भी था, जिस तरीके से बीते कुछ सालों में कंपनी ने बिजनेस वर्ल्ड में कदम रखा था, तब से वो ऊंचाइयों पर जाता जा रहा था और आज इतना आगे था कि इंडिया क्या एशिया के एक कंपनी में से एक था जिसमें काम करने का सपना कियारा का भी सपना था। वो अपने ख्यालों से बाहर आए और पोलाइट टोन में कहा, डैड मैं पूरी कोशिश करूंगी, आखिर ये मेरा भी सपना है। उसकी ये बात सुन वहां मौजूद लोगों में से कुछ ने कहा, मिस्टर राठौर आप सच में बहुत लकी है कि आपकी इतनी समझदार और टैलेंटेड बेटी है। कियारा बेटा जरूर बहुत आगे जाएगी। उसके बात सुन राजेंद्र जी हल्का सा मुस्कुरा दिए। उन्होंने कियारा के सर पर प्यार से हाथ फेरा। कुछ देर बाद पार्टी खत्म हो गई थी, जिसके बाद सभी हॉल में बैठे थे। कियारा राघव के पास बैठी है और सभी से बातें कर रही थी। तभी हॉल में दादा दादी आए और कियारा को उन सब के बीच अपनी पोती के जगह देखकर उनका खून खौल उठा। लेकिन अपने बेवकूफ बेटों और पता के अंधे विश्वास को देखकर वो कुछ नहीं बोले, क्योंकि उन्हें पता था ये बेवकूफ लोग उनकी बात सुनेंगे ही नहीं। वो सबको इग्नोर करके जाने लगे। तभी कियारा की नज़र उन पर पड़ गई। वो जल्दी से उठी और उनके पास आ गई और मासूम से चेहरा बनाकर बोली, दादाजी, दादी माँ आप ही पार्टी में क्यों नहीं आए? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, क्या आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे? कहकर दादाजी का हाथ पकड़ लिया, जिसे दादाजी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कठोर लहजे में कहा, ए लड़की दूर रहो हमसे। समझिए, ये जो नाटक तुम करती रहती हो ना, वो इन बेवकूफ लोगों को दिखाओ, समझी? कहकर उन्होंने कियारा का हाथ झटक दिया, जिससे कियारा लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हट गई और अपने आंसू भरी आंखों से उन्हें देखने लगी। उसके आंसू देखकर सभी को बहुत बुरा लगा। राजेंद्र ने कहा, पापा वो तो बस आपसे पूछ रही थी, आप क्यों नहीं आए, वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। उसके बाद सुन दादी जी ने अपने बेटे को गुस्से से देखा और बीच में कहा, नालायक, मुझे समझ नहीं आता तू इतना अंधा कैसे हो गया है, जो इस घटिया लड़की का नाटक नहीं देखता तुझसे। और तुम मेरी बात ध्यान से सुन लो, हम तुम्हारे कोई दादा दादी नहीं है, समझी? हमारी एक ही पोती है, अनामिका राठौर। सुना तुमने? पता नहीं तू किसका गंदा खून है, जिसे ये लोग सड़क से उठाकर मेरी फूल से बच्ची के जगह ले आए। वही अनामिका का नाम इतने दिनों बाद सुनकर सभी एक पल के लिए जम गए। ये नाम वो तो जैसे भूल ही गए थे। राजेंद्र जी और राधिका जी एक पल के लिए ठिठक गए। उसके आंखों के सामने एक 11 साल के लड़की का मासूम चेहरा घूम गया। अभी वो कुछ सोचते आगे उसके पहले ही उसे कियारा के रोने की आवाज आई। कियारा ने जब खुद के लिए गंदा खून सुना और सड़क पर से उठाए हुए तो उसका दिल जल उठा। उसे इस बात से बहुत नफरत होती थी कि ये अनामिका इस घर की असली बेटी है, और वो बस गोद ली हुई। उसके मन में अनामिका के लिए वक्त के साथ और भी नफरत भर गई थी। जब उसने देखा कि कैसे अनामिका का नाम सुनकर सभी अनामिका के बारे में सोचने लगे, तो उसे हद से ज्यादा गुस्सा आया। क्यों वो लड़की हर बार उसके बीच में आ जाती है? वो घटिया लड़की यहाँ होकर भी उसकी जिंदगी में जहर घोल रही है। काश वो कभी आए ही न, काश वो मर जाए। उसने अपना रोना स्टॉप कर दिया, जिससे सभी लोगों का ध्यान अनामिका से हटकर कियारा पर चला गया। और सबसे पहले राघव उसकी तरफ दौड़ा और उसे चुप कराने लगा। प्रिंसेस बस करो, शांत हो जाओ, तुम्हारे तबीयत खराब हो जाएगी, कामिनी जी ने कहा। कियारा शांत हो जाओ, रोन बंद करो। कियारा रोते हुए बोली, सब मेरी गलती है, काश उस दिन में खाए अंडस को मैं गिरकर मर जाते तो कितना अच्छा होता। उसने खाई शब्द पर बड़ी ही चलकी से जोर दिया, जिससे सबका ध्यान उस घटना की तरफ चला जाए। मैंने अनामिका की जगह ले ली है, मैं बहुत बुरी हूं, मैं भाई डैड कहकर फुट फुट कर रोने लगी। वही उसके मुंह से खाए वाले हादसे का जिक्र सुनकर एक बार फिर सभी को वो इंसिडेंट याद आ गया, आज जिसमें अनामिका ने कियारा को पहाड़ी से धक्का दे दिया था और खुद भाग गई थी, जिससे सभी के मन में फिर अनामिका के लिए नफरत भर गई। राधिका जी ने गुस्से से कहा, कोई गलती नहीं है तुम्हारे, सब गलती उस लड़की के है, उसे उसकी पनिशमेंट मिली है जो उसने किया। हाँ भाभी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सब उस लड़की के कारण है जो हमारी कियारा को हमेशा हट करते रहती थी, तंग करती थी। अच्छा हुआ वो यहाँ नहीं है। प्रिंसेस आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, राघव ने कहा। वही उन सभी की बेवकूफी और कियारा के चालबाजी देखकर दादा और दादी ने घिन से सबको एक नजर देखा और गुस्से से कहा, इन कमकलों को कुछ समझना बेकार है, जो खुद के बेटी को छोड़ इस घटिया लड़की के पीछे पागल है। और वो गुस्से से दादी जी के साथ वहां से अपने कमरे में चले गए। ये सब देखकर उनका सर दर्द करने लगा। वही कियारा फिर से सभी की आंखों में अपने लिए सिंपैथी और प्यार देखकर उसे सुकून मिला। उसके हिसाब से ये सब उसका था, ये उसके पेरेंट्स और भाई थे।
इसलिए सारी खुशियां और प्यार वो डिजर्व करती थे, और इसलिए उसे सबकी आंखों के अनामिका के लिए घिन और नफरत साफ देख सकते थे, जिसे वो मन ही मन खुश हो गई। कुछ देर बाद रेहान और राघव उसे रूम में लेकर आए और प्यार से उसके सर सहलने लगे, जिसके कियारा को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने सुकून से आंखें बंद कर लिए और मन ही मन कहा, देखो अनामिका, आज ये सब कुछ मेरा है और हमेशा रहेगा। मैं तुम्हें कुछ भी अपना नहीं लेने दूंगी। अगर तुम कभी बीच में आई तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। कहकर उसके फेस पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वहीं दूसरे तरफ अनामिका, जो जेट में थे और सामने आसमानन को देख रही थी, उसने तेई मुस्कुराहट के साथ कहा, ये तो वक्त ही बताएगा कौन किसे बर्बाद करता है। अंडिस्को मिस्टीरियस सक्स अनामिका इन मुंबई। अब आगे राठौर पैलेस। सुबह का समय। कल के घटना के बाद किसी ने ज्यादा बात नहीं की थी। फिलहाल डाइनिंग टेबल पर शांति पसरी हुई थी। कियारा, राघव और रेहान के बीच बैठी थे। सभी शांति से ब्रेकफास्ट कर रहे थे। नौकर चुपचाप अपना काम करके जा चुके थे। दादाजी और दादी जी अब वैसे भी ज्यादा इन लोगों से बात नहीं करते थे। तभी राजेंद्र ने सबको देखते हुए कहा, अब कियारा और रेहान की ये छुट्टियां भी खत्म हो गई हैं, तो हम लोग कल ही मुंबई के लिए निकलेंगे। उनकी बात सुन किसी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस सर हिला सिया। कुछ साल पहले हुए लॉस के कारण उन लोगों का बहुत नुकसान हो गया था। यहाँ के बिजनेस पर बहुत असर पड़ा था। इसलिए राजेंद्र जी ने डिसाइड किया था कि वो अब अपना बिजनेस फिलहाल मुंबई वाली ब्रांच से शुरू करेंगे। इसलिए उन्होंने ने अपना ज्यादातर बिजनेस मुंबई में सेटअप कर लिया था, क्योंकि ऑलरेडी उनकी पकड़ मुंबई में अच्छे खासी बन गई थी। अबे कियारा कॉलेज में थी और वीकेंड पर वो लोग यहाँ राजस्थान कुछ दिन पहले आए थे, तो अब कियारा और रेहान दोनों के वीकेंड खत्म हो गए थे। राजेंद्र ने एक नज़र अपने पिता को देखा, इस उम्मीद में कि शायद वो कुछ तो कहेंगे, लेकिन उन्होंने तो उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। जिस राजेंद्र जी का चेहरा थोड़ा मायूस हो गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। विशंभर जी यहाँ बस अपनी कुछ रीजन से आए थे, न कि किसी वीकेंड पर या इन लोगों की खुशी में शामिल होने, तो बिल्कुल नहीं। कुछ देर बाद सभी अपने अपने रूम में चले गए पैकिंग करने। देखते ही देखते शाम भी हो गई। वहीं दूसरी तरफ अंडिस्को मुंबई में हर न्यूज चैनल में बस ग्लोबल एंटरप्राइजेस की मिस्टीरियस सीईओ के आने की खबर पहले ही लग गई थी। ये खबर आग की तरह फैल गई थी कि बिजनेस इंडस्ट्री की ये क्वीन आज न्यूयॉर्क से इंडिया आ रही है। सभी लोगों की नजरें न्यूज पर थे। वहीं मुंबई एयरपोर्ट पर एक शानदार प्राइवेट जेट लैंड हुई। देखने वाले के नजरें उस तरफ अटक गई। देखे भी क्यों न, अमीर से अमीर लोग भी इतने लग्जरियस जेट को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और सबसे खास बात थी कि इस जेट पर लोगो था। सिक्योरिटी तुरंत अलर्ट मोड पर आ गए, जैसे एक गलती के गुंजाइश बाकी ना हो। तभी वहां एक के बाद एक लग्जरियस कार आकर रुकी, जिसमें बहुत सारे हटे कट्टे बॉडीगार्ड बाहर आए और लाइन से खड़े हो गए। सभी के हाथ में गन थी। वहीं मीडिया के भीड़ को कैप्चर करने के लिए रेडी था अल्पिराम बड़ी। आखिर इतना अच्छा मौका कौन छोड़ना चाहेगा। वहीं जेट का डोर ओपन हुआ और अनामिका एक अलग ही ऑरा और एरोगेंस के साथ बाहर आए। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। यहाँ इस जगह ने उसे बहुत से यादों से नवाजा था। अच्छी बुरी सारी यादें जुड़ी थी। कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें खोली और सभी भावों को छुपा लिया और आगे बढ़ गई। उसने पूरे तरीके से ब्लैक शर्ट और ब्लैक हाई वेस्टेड पंथ में उसका फिगर किसी मॉडल को भी पीछे छोड़ दे। लुक हद से ज्यादा कतिल न लग रहा था। चेहरे पर लगा मास्क भी उसकी खूबसूरती को छुपा नहीं पा रहा था। वो उसी तरफ आंखों पर ब्लैक गॉगल्स लगाए ग्रेस के साथ नीचे उतरी और बिना किसी पर ध्यान दिए अपनी कार की तरफ बढ़ गई। अर्जुन भी उसके पीछे ही था। इधर मीडिया उसकी एक झलक कैप्चर करने के लिए पागल से हो गई थी। बस एक फोटो उनकी चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए काफी थे। लेकिन अनामिका के बॉडीगार्ड उसे एक ढाल की तरफ प्रोटेक्ट कर रहे थे। और अनामिका का ऑरा भी ऐसा था कि लोग उसके करीब जाने से भी डरते थे, इसलिए ज्यादा नजदीक नहीं जा सकते थे। खैर, अनामिका जैसे ही अपनी कार के नजदीक पहुंची, तभी उसके सामने एक शख्स जो वहां सभी बॉडीगार्ड से अलग था, सामने सर झुकाए रिस्पेक्टफुल टोन में कहा, वेलकम बॉस। ये शेरा था, अनामिका का राइट हैंड और सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक। मुंबई से सारी बिजनेस को यही देखता था अनामिका के एब्सेंस में। अनामिका ने हल्के से सर हिला दिया और शेरा ने कार का गेट खोला और अनामिका बैक सीट पर बैठ गई। सामने सीट पर शेरा और पैसेंजर सीट पर अर्जुन बैठा हुआ था। अनामिका ने सोफे से सर टिकाया और अपनी आंखें बंद कर ले। बस एक शब्द कहा, घर चलो अंडस्को। उनके बात सुन शेरा ने कार आगे बढ़ा दी।
वहीं दूर एक कमरे में एक शख्स बड़े गौर से टीवी पर चल रहे इस न्यूज को बेहद गौर से देख रहा था। उसका चेहरा ठीक से देख नहीं रहा था क्योंकि पूरा कमरा में बस उस स्क्रीन की रोशनी ही चमक रही थी। उसकी सेक्स आंखों में अजीब सी चमक और गहराई थी और होठों पर मिस्टीरियस स्माइल बनी हुई थी। उसने अजीब तरह से अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और उसकी गहरे नजरें अभी भी न्यूज पर टिकी उस लाइव वीडियो में थी जहां से अनामिका भर आई हुई थी। वो बस एक तक स्क्रीन को घूरे जा रहा था जैसे उसे इसी का इंतजार हो। अचानक उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल उभरी जो मास्क के अंदर रह गई। वही कार में अर्जुन बार बार शेरा को देख रहा था जिससे शेरा को चिढ़ मच रही थी। उसने घुरकर अर्जुन को देखा तो अर्जुन ने अपने दांत दिखा दिए और शरारती लहजे में कहा, कैसी हो मेरे शेरू। शेरा ने दांत पिसते हुए कहा, मुंह बंद करो नहीं तो यहीं से नीचे फेंक दूंगा मैं तुम्हें, समझे। अर्जुन का मुंह बन गया। फिर भी उसने शेरा को चिढ़ते हुए कहा, क्या फायदा इतना शांत जैसा होने का, तुझमें एक लड़की तो पटती नहीं है। मुझे देखो लड़कियां पागल हो जाती है मेरे हैंडसम चेहरे को देखकर और एक तुम हो। शेरा का दिमाग खराब हो गया था। अर्जुन हमेशा शेरा को चिढ़ाया करता था। उसे बड़ा मजा आता था उसे चिढ़ाने में। वही शेरा उसकी बेवकूफ़ी भरी बेत सुनकर उसका सच में मन कर रहा था कि उसको यहीं से उठा के फेंक दे। अर्जुन यही नहीं रुको, उसने पहले बैकमिरर से पीछे देखा। अनामिका हेड रेस्ट से सिर टिकाई थी। उसने एक राहत की सांस ली और शेरा से कहा, क्या तुमने वो मैसेज पढ़ा जो मैंने भेजा था। शेरा ने उसे इग्नोर करना कहीं समझा और कहा, अगर तुम अब चुप नहीं हुए तो मैं बॉस को पिछले बार वो फाइल वाली बात बता दूंगा। उसकी बात सुन अर्जुन के चेहरे दर्द से पीला पड़ गया। वो तो ये बात भूल ही गया था। कुछ दिन पहले एक प्रोजेक्ट में अनामिका ने उसे कुछ काम दिया था लेकिन उससे कुछ गड़बड़ हो गई थी तो उसने डर से शेरा से हेल्प मांगी थी जिसे शेरा ने पहले तो अनकानी की लेकिन फिर उसकी बात मान गया और उसकी हेल्प की थी, साथ ही और धमकी दे दी कि अगर उसने अब उसे फालतू का तंग किया तो वो अनामिका को सब कुछ बता देगा उसके कांड के बारे में, जिससे अर्जुन ने उसकी बात उस समय मान ली थी। उसकी शक्ल देखकर शेरा को बड़ा मजा आ रहा था। अब अर्जुन बिल्कुल चुपचाप बैठ गया। वहीं पीछे बैठे अनामिका की आंखें जरूर बंद थी लेकिन उसका ध्यान चारों तरफ था। उसने अपनी आंखें खोली और एक नज़र उन दोनों को देखा, फिर विंडो के बाहर देखने लगी। उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही थी। देखते ही देखते कुछ समय बाद ही उनकी गाड़ी रायचंद मेंशन के अंदर एक के बाद एक एंटर की। वहां के सभी बॉडीगार्ड ने रिस्पेक्ट से अपने सर झुका लिए। शेरा तुरंत बाहर आया और अनामिका की तरफ का गेट खोला जिसे अनामिका बाहर आए और गौर से सब कुछ ऑब्जर्व करने लगे। पूरे 5 साल बाद वो यहाँ वापस आई थी। कुछ खास लम्हे उसकी आंखों के सामने गुजर गए। उसकी आंखें सॉफ्ट हो गई। ये घर जहां उसके अपने रहते थे, जो उस पर अपनी जान चिरकते थे, जहां पर उसे परिवार के असली मायने समझ में आए। सोचते हुए उसका दिल गर्माहट से भर गया। वो धीरे कदमों से वो आगे बढ़ने लगी। तभी किसी की कड़क आवाज आई, वही रुको अंडरस्को द फैमिली टाइम अंडरस्को एडी। अब आगे। आवाज सुनकर अनामिका ने पलट कर देखा तो उसके दादाजी यानी दिग्विजय जी और कल्याणी जी साथ खड़े उसे देख रहे थे। अनामिका को देखकर उनकी आंखें भीग गई। बहुत मिस किया था उन्होंने अपनी एकलौती पोती को। अनामिका ने जैसे ने उन्हें देखा वो तुरंत उनके पास पहुंच गई और झुककर उनके पैर छूने चाहे, लेकिन दादाजी ने उसे बीच में रोकते हुए थोड़े नर्म लेकिन डांटने के लहजे में कहा, हमने कितने बार कहा है आपको बेटियां पैर नहीं छूते और आप तो लक्ष्मी है इस घर की। अनामिका भी झट से उनके गले लग गई। दादाजी ने प्यार से उसे गले लगाते हुए की कहा, बहुत इंतजार करवाया है अपने हमें। अनामिका ने धीरे से कहा, दादू मैंने भी आपको बहुत मिस किया। कल्याणी जी ने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा, क्या हम यहाँ किसी को देख नहीं रहे हैं। कहकर वो अपनी नाराजगी दिखा रही थी। अनामिका ने एक नज़र उन्हें देखा, फिर दादाजी को दोनों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया। अनामिका ने पीछे से उन्हें गले लगाते हुए उनके गालों पर किस करते हुए बोली, अरे मेरी श्रीदेवी, आपको भला कैसे कोई भूल सकता है। वही अपनी फेवरेट कलाकार का नाम सुनकर अब जाकर उनके फेस पर मुस्कान आ गई। उन्होंने ने भी अनामिका को गले लगाते हुए कहा, मेरी प्रिंसेस बहुत समझदार है। कहकर उन्होंने प्यार से अनामिका के फोरहेड पर किस किया। क्यूट पी मैं भी हूँ यहाँ, मुंह बनाते हुए अर्जुन आकर दादी जी के गले लग गया। तुझे मैं कैसे भूल सकती हूँ बदमाश लड़के, पहले ये बता तूने अनु का ख्याल आचे से रखा या नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, चाहे तो बॉस से पूछ लो, मैंने उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा, उनके इतने सारे काम देने पर भी। कहकर बेचारा सा मुंह बना लिया जैसे कुछ ज्यादा ही ये अत्याचार हुआ है उस मासूम पर। तभी उसे अपने ऊपर किसी की एक खतरनाक नजरें महसूस हुई।
उनसे धीरे से मुड़कर देखा तो अनामिका उसे ही घूर रहे थे। उसके ऐसे नजरों को देख अर्जुन तुरंत सकपका गया और इधर उधर देखते लगा। उसकी हालत देख पीछे खड़ा शेरा को हंसी आ गई। इधर दादी जी ने उन सबको शांत करते हुए कहा, चलो पहले अनु सफर से आए है, थक गई होगी, कितना काम करते हैं मेरी बच्ची, कहकर वो उसे अंदर ले जाने लगी। अनामिका ने पूछा, माँ कहाँ है? वो तो अंदर ही होगी, वो बहुत खुश हो जाएगी अपनी प्रिंसेस को देखकर। दादी ने जैसे ही सीता जी को आवाज लगाना चाहा, अनामिका ने तुरंत उन्हें चुप रहने का इशारा किया। वो खुद सीता जी को सरप्राइज देना चाहते थे। अनामिका को पता था कि ये सीता जी उसे कहाँ मिलेंगी इस वक्त, इसलिए वो आराम से गार्डन की तरफ चल दी। क्योंकि सीता जी को गार्डनिंग का बहुत शौक था, तो शाम के समय वो अपने पौधों के साथ बिताती थी। जैसा अनामिका ने सोचा था वैसा ही हुआ, क्योंकि सामने ही सीता जी पौधों को पानी दे रही थी। अनामिका के होठों पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। वो धीमे कदमों से सीता जी के पास पहुंच गई और उनके आंखों पर अपने हाथों से ढक दिया। सीता जी तुरंत चौंक गई, लेकिन कुछ तुरंत ही उन्होंने धीरे से थोड़े भावुक होकर हैरत भरे शब्दों में कहा, लड्डू, और वो तुरंत अनामिका का हाथ पाकर उसकी तरफ मुड़ गई। आखिर कैसे नहीं पहनते वो अपने जिगर के टुकड़े को? वो तो आंख बंद करके भी अपनी लाडो को पहचान सकती थी। आखिर माँ ऐसे ही तो होती है। उन्होंने तुरंत अनामिका का चेहरा अपने हाथों से छुआ, जैसे विश्वास करना चाहती हो कि वो सच में है या बस उनका भ्रम है। हल्के नम आंखों से उन्होंने तुरंत अनामिका को गले से लगा लिया। मेरी लाडू तू आ गई, अनामिका ने भी उन पर अपनी पाकर कस दे। अब जाकर उसे एक अलग ही सुक्कों का एहसास हुआ। एक खाली पान था, अब पूरा हुआ। सीता जी ने ऊपर से नीचे तक एक नजर डाली और कहा, कितने दुबली पतली हो गई है आप, अच्छे से ध्यान नहीं रखा न अपने, अपना क्या हालत बना ली है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, उसने कहा। वही दूर खड़े सभी ये नज़ारा देख रहे थे और उनके होठों पर मुस्कुराहट बनी हुए थे। सीता जी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और घर के अंदर ले जाने लगी। चौखट पर पहुंचकर अचानक उनको कुछ याद आया, तो उन्होंने अनामिका को वहीं रुकने को कहा और खुद अंदर चली गई। अनामिका कंफ्यूज हो गई, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया, बस चुपचाप वहीं खड़ी रही। कुछ देर बाद सीता जी और नैना जी दोनों वहां आए। सीता जी के हाथों में आरती की थाली दी। उन्होंने प्यार से अनामिका के आरती उतारे और नैना जी ने प्यार से उस नजर उतारा। अब अंदर आए लड्डू, सीता जी ने कहा। कुछ देर बाद सभी लिविंग हॉल में अनामिका को घेर कर बैठे थे। अशोक जी और राघव किसी काम से आउट ऑफ इंडिया थे, तो वो यहाँ थे नहीं। आरव, वेद और ईशान अभी घर पर नहीं थे। किसी को मालूम नहीं था कि अनामिका आने वाली है, नहीं तो वो लोग अभी यही रहते। अभी कोई और कुछ बोलता उससे पहले ही आरव, वेद और ईशान तीनों बाहर से अंदर आ रहे थे। तीनों के तीनों बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। तीनों बात करते करते अंदर आए। तभी तीनों की नजर अचानक से सामने गई और तीनों के आंखें बड़ी हो गए। तीनों ने एक साथ कहा, लिटिल सीस, प्रिंसेस। उनके आवाज सुनकर लिविंग रूम में सभी का ध्यान उस तरफ चला गया और तीनों के ऐसे रिएक्शन को देख उन्हें हंसी आ गई। अब सब शांति से देखने लगे, कह सकते हैं आगे के सीन का वेट करने लगे। आरव और वेद तुरंत खुदते हुए अनामिका के पास पहुंचे और एकदम से उस पर कूद गए। वही अनामिका अचानक हुए हमले से सहल नहीं पाए और तीनों साथ में नीचे जमीन पर जा गिरे। हे रे मेरी कमर, वेद ने कराहते हुए कहा, क्योंकि अरब पूरा उस पर गिर गया। वही अनामिका ने लगाभाव चिल्लाते हुए कहा, भाई अब क्या मुझे मारने का इरादा है आपका? माँ देखिए, उसने सीता जी से शिकायत की। सीता जी ने तुरंत हाथ खड़े कर दिए, जैसे कह रही हो इन्हें तुम सहलो, ये तुम्हारे भाई हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। वही अरब ने खुशी से चिकते हुए कहा, मेरी लिटिल सीस, तुम कब आए और हमें बताया क्यों नहीं? वेद ने भी हामी हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ हाँ अरब बिल्कुल सही कह रहा है। प्रिंसेस तुम अकेले क्यों आई, हमें बोला लेती। दोनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता अपनी अनामिका को देखकर। वही अनामिका उनका इतना ओवरलोड प्यार देखकर परेशान हो गई। उसने उम्मीद से ईशान को देखा, जो मुस्कुराते हुए उसके पास आया और कहा, अब उठो भी तुम दोनों, क्या प्रिंसेस को चोट लग जाएगी? अब जाकर दोनों होश में आए और जल्दी जल्दी उठकर बैठे और तुरंत अनामिका को भी उठाया। तभी ईशान ही दोनों को साइड हटाया और अनामिका के पास जाकर प्यार से उसे गले लग लिया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, प्रिंसेस कैसे है आप? मैं एकदम ठीक हूँ भाई, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वही आरव और वेद का जलन से मुंह बन गया था। ऐसे ही हंसी मजाक और थोड़ी नोक झोंक के साथ सभी ने अपना डिनर कंप्लीट किया, जिसके बाद आरव, वेद, ईशान और अनामिका अपने फेवरेट स्पॉट यानी सभी टेरेस पर बैठ गए। ये बचपन से ही उन सभी का फेवरेट स्पॉट था।
जहां सब अपने लाइफ के सारी बेट एक दूसरे से डिस्कस करते थे, सभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और अनामिका तो उन सबकी छोटी से जान थी, उनकी छोटी प्यारी बहन। आज भी वो लोग वही बांटे थे। तभी अरब को एक शरारत सूझी, उसने झट से अपना फोन निकला और सबको देखते हुए कहा, क्यों ना एक ग्रुप फोटो लिया जाए। उसकी आंखों में चमक देखकर सभी को समझा गया कि अरब जरूर कोई शरारत करने वाला था। हुआ भी ऐसा, उसने बहुत सारे ग्रुप पिक्स लिए और सीधा वो पिक्स अक्षत को भेज दिया। उसके इस हरकत पर अनामिका ने सर हिला दिया, जैसे उसे पता हो एक आगे क्या होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के बड़े से स्टेडियम में काफी सारे लोग या कहे फैंस मौजूद थे। पूरा स्टेडियम बाहर से अंदर तक लोगों से भरा था। भीड़ काफी ज्यादा थी, जैसे लोग किसी के लिए पागल हो गए हो। बड़ी बड़ी लेड स्क्रीन चारों तरफ लगी थी, हर तरफ कैमराज लाइट्स की चकाचौंध फैली हुई थी। तभी अचानक से सभी एक साथ एक ही सुर में चिल्लाने लगे, एड 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 अंडरस्को, कौन है एडी, गेस करो। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं कल। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड कम सून। लाइक एंड रिव्यू जरूर दीजिएगा। बाय, टेक केयर।